नमस्कार। और तो पद्म पुरस्कार 2026 की लिस्ट आ चुकी है और इसे देखकर पहला ख्याल यही आता है कि इतने सारे नाम याद कैसे होंगे। खासकर अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो ये लिस्ट तो एक पहाड़ जैसी लग सकती है। तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, पर रट्टा मारकर नहीं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम इन पुरस्कारों से जुड़ी सबसे ज़रूरी जानकारी निकालेंगे और कुछ मज़ेदार और अनोखी ट्रिक्स के जरिए इन नामों को याद करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, हम ये भी समझेंगे कि इन लोगों को यह सम्मान आखिर मिला क्यों। हम शुरुआत करेंगे एक ओवरव्यू से, फिर पद्म विभूषण के 5 बड़े नामों को एक कहानी से जोड़ेंगे। इसके बाद पद्म भूषण के कुछ जाने माने चेहरों पर नजर डालेंगे और अंत में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए वहां के विजेताओं पर खास ध्यान देंगे। तो इस जानकारी के समंदर में गोता लगाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत बड़े कैनवस से करते हैं। देखिए, इस साल कुल 131 लोगों को पद्म सम्मान मिला है। 131? अच्छा। जी, इनमें 5 पद्म विभूषण हैं, जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। फिर 13 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री। और कुछ आंकड़े भी हैं जो सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। जैसे इस बार 19 महिलाएं विजेता हैं, 6 विजेता विदेशी या एनआरआई श्रेणी से हैं और 16 सम्मान मरणोपरांत दिए गए हैं। 16 मरणोपरांत पुरस्कार। जी, ये नंबर हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं कि इस साल के पुरस्कारों का चरित्र कैसा है। ये संख्या तो काफी बड़ी लगती है। इसका मतलब है कि समिति ने उन लोगों के काम को भी पहचाना है जो अब हमारे बीच नहीं है। खैर, इन आंकड़ों की नींव पर अब हम नामों की इमारत खड़ी करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ऊंची मंजिल से, पद्म विभूषण। सिर्फ 5 नाम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण। और इन 5 नामों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी वाली ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखनी है। नारायण ने धर्म के राज में थॉमस को अचूक ज्ञान दिया। ये एक वाक्य इन 5 दिग्गजों के नाम हमारे दिमाग में फिट कर देगा। आइए इस लाइन में छिपे नामों को ढूंढते हैं। ये ट्रिक वाकई बहुत कारगर है। चलिए इसे खोलते हैं। कहानी का जो पहला किरदार है नारायण, वो है पी नारायणन। पी नारायणन जी, उन्हें केरल से साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान मिला है। वो मलयालम कविता के एक बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं और उन्होंने स्थानीय साहित्य को वैश्विक मंच पर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो नारायण सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि साहित्य की एक पूरी विरासत है। और धर्म, ये तो शायद सबसे आसानी से पहचाना जाने वाला नाम होगा। हाँ बिल्कुल। धर्म से हम सब धर्मेंद्र सिंह देओल को याद करते हैं। उन्हें कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से ये सम्मान मरणोपरांत मिला है। अच्छा। और ये सिर्फ उनके फिल्मी करियर के लिए नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा पर उनके 5 दशकों से ज्यादा के प्रभाव को एक सलाम है। ये दिखाता है कि पद्म पुरस्कार अब लोकप्रिय कला को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं जितना शास्त्रीय कला को। सही बात है। अच्छा, तो कहानी में नारायण और धर्म के बाद राज आता है। ये राज कौन है? राज है डॉक्टर एन राजम, और ये नाम उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए खास तौर पर जरूरी है। ओहो, तो इस पे ध्यान देना होगा। जी, वो बनारस घराने की एक असाधारण वायलिन वादक हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो मूल रूप से चेन्नई से हैं, पर उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनारस को बनाया। अच्छा। तो एक तरह से उनका सम्मान उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बन जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प जानकारी है। तो कहानी आगे बढ़ती है। नारायण ने धर्म के राज में थॉमस को। अब ये थॉमस कौन है? थॉमस है जस्टिस के.टी. थॉमस, केरला से। केरल से? जी, उन्हें लोक कार्यों के लिए सम्मान मिला है। वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं और नागरिक अधिकारों से जुड़े अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। तो ये सम्मान न्यायपालिका के योगदान को भी एक मान्यता देता है। और कहानी का अंत होता है अचूक ज्ञान से। हाँ, अचूक शब्द हमें याद दिलाता है वी.एस. अच्युतानंदन का। अच्युतानंदन, ये भी केरल के ही है ना? बिल्कुल। वी.एस. अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और एक बहुत वरिष्ठ राजनेता थे। उन्हें भी ये सम्मान मरणोपरांत लोक कार्यों के लिए ही मिला है। तो अगर हम देखें, हाँ। इन 5 नामों में से 3 तो केरल से ही हैं। जी बिल्कुल। साहित्य से पी नारायणन, कानून से के.टी. थॉमस और राजनीति से वी.एस. अच्युतानंदन। ये केरल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वाकई पूरी लिस्ट में केरल का दबदबा साफ दिख रहा है। और 2 मरणोपरांत पुरस्कार भी हैं। तो नारायण ने धर्म के राज में थॉमस को अचूक ज्ञान दिया, इस एक लाइन से हमें सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनके क्षेत्र का भी अंदाजा लग गया। ये शानदार है। तो पद्म विभूषण की लिस्ट तो अब पक्की हो गई, लेकिन पद्म भूषण की लिस्ट तो इससे कहीं ज्यादा लंबी है। 13 नाम है। क्या वहां भी कोई ऐसी ही जादुई कहानी है? पद्म भूषण की कहानी थोड़ी अलग है।
यहाँ 13 नाम है और ये बहुत विविध क्षेत्रों से आते हैं। यहाँ आपको कला, व्यापार, खेल और राजनीति मतलब सबका मिश्रण मिलेगा। तो एक कहानी बनाना मुश्किल होगा। हाँ, मुश्किल है, लेकिन कुछ सबसे प्रमुख नामों को याद करने के लिए एक सेलिब्रिटी ट्रिक जरूर दी गई है जो काफी काम की है। सेलिब्रिटी ट्रिक सुनने में तो मजेदार लग रहा है। हाँ, ट्रिक कुछ ऐसी है। अलका और ममूटी ने कोटक बैंक से पैसे लेकर विजय प्राप्त की, भगत सिंह की तरह। हाँ, अच्छा, अलका और ममूटी ने। जी, इसमें कुछ बहुत जाने माने नाम छिपे हैं। चलिए, तो इस सेलिब्रिटी कहानी के किरदारों से मिलते हैं। पहली है अलका, यानी अलका याग्निक। जाहिर है। उनकी आवाज ने 90 के दशक के बॉलीवुड संगीत को एक पहचान दी। फिर है ममूटी, मलयालम सिनेमा के एक ऐसे महानायक जिनका प्रभाव पूरे देश में है। तो यहाँ भी कला, खासतौर पर लोकप्रिय सिनेमा को एक बड़ा सम्मान दिया गया है। और कोटक बैंक से पैसे लेने का क्या मतलब है? वो इशारा है उदय कोटक की तरफ, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक। अच्छा। उन्होंने भारतीय बैंकिंग की दुनिया ही बदल दी। ये सम्मान व्यापार और उद्योग जगत के उनके योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, और कहानी में आगे विजय का जिक्र है। विजय हमें ले जाता है खेल की दुनिया में। विजय यानी विजय अमृतराज। वो सिर्फ एक टेनिस खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि दशकों तक दुनिया में भारत के खेल राजदूत भी रहे। और अंत में भगत सिंह की तरह। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये सिर्फ एक तुकबंदी के लिए है। भगत सिंह से हमें नाम याद रखना है भगत सिंह कोश्यारी का। भगत सिंह कोश्यारी। जी, वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। उन्हें लोक मामलों यानी पब्लिक अफेयर्स में उनके लंबे करियर के लिए ये सम्मान मिला है। तो इस एक वाक्य ने हमें संगीत, सिनेमा, व्यापार, खेल और राजनीति 5 अलग-अलग क्षेत्रों के बड़े नाम याद करा दिए। बिल्कुल। ये ट्रिक तो अच्छी है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बस ये 5-6 नाम याद कर लें और बाकी 13 की लिस्ट में से किसी और जरूरी नाम को भूल जाएं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ट्रिक्स सिर्फ एक शुरुआती बिंदु होती है, पूरी मंजिल नहीं। और इस लिस्ट में एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो इस ट्रिक में शामिल नहीं है, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। जी, झारखंड की राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा है और उन्हें ये सम्मान जनजातीय अधिकारों के लिए उनके दशकों के संघर्ष को देखते हुए मिला है। ये एक राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण चयन है। तो शिबू सोरेन का नाम अलग से याद रखना बेहद जरूरी है। मतलब साफ है कि ट्रिक्स पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना है, बल्कि उन्हें एक स्मार्ट टूल की तरह इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे। तो हमने पद्म विभूषण की गंभीर दुनिया और पद्म भूषण की ग्लैमरस और विविध दुनिया दोनों को समझ लिया है। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और एक प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उत्तर प्रदेश। जी। हमने डॉक्टर एन राजम का जिक्र पहले ही किया था, जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। लेकिन यूपी से और भी कई विजेता हैं और खास तौर पर यूपी की परीक्षाओं के लिए एक और ट्रिक है। यूपी के राजा ने अशोक और अनिल को बुद्ध भगवान के पास शाम से मिलाया है। ये ट्रिक यूपी के लगभग सभी महत्वपूर्ण विजेताओं को एक साथ पिरो देती है। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। कहानी के राजा तो वही हैं, डॉक्टर एन राजम, बनारस की वायलिन सम्राज्ञी। हाँ, ये तो एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो गई। एक ही नाम 2 जगह काम आ रहा है। बिल्कुल। आगे कौन है? आगे है अशोक और अनिल। अशोक से नाम आता है अशोक कुमार सिंह का। उन्हें सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में ये सम्मान मिला है। कृषि विज्ञान? जी, वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं और गेहूं और दालों की नई किस्में विकसित करने में उनका काम किसानों के लिए गेम चेंजर रहा है। ये तो बहुत ठोस योगदान है। और अनिल है अनिल कुमार रस्तोगी। वो थिएटर और फिल्म के एक मंझे हुए कलाकार हैं। खासतौर पर लखनऊ की सांस्कृतिक दुनिया में उनका बहुत नाम है। तो ये सम्मान क्षेत्रीय कला को एक पहचान देता है। तो यूपी से कला में 2 बड़े नाम हो गए। जी, शास्त्रीय संगीत में एन राजम और अभिनय में अनिल कुमार रस्तोगी। ठीक है। और कहानी के आखिरी 2 किरदार हैं बुद्ध और श्याम। ये कौन है? बुद्ध का मतलब है बुद्ध रश्मि मणि। वो एक पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद? जी, उनका सबसे चर्चित काम अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल की खुदाई से जुड़ा है। तो ये एक बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है। और अंत में श्याम से हम याद रखेंगे डॉक्टर श्याम सुंदर का नाम। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और उनका शोध खास तौर पर काला आजार या ब्लैक फीवर पर केंद्रित है। अच्छा। ये एक ऐसी बीमारी है जो सबसे गरीब इलाकों को प्रभावित करती है। तो ये चिकित्सा के माध्यम से की गई एक महान सेवा का सम्मान है। कमाल है। तो उत्तर प्रदेश की इस एक कहानी में शास्त्रीय संगीत, अत्याधुनिक कृषि विज्ञान,
क्षेत्रीय रंगमंच राष्ट्रीय महत्व का पुरातत्व। और जीवन बचाने वाला चिकित्सा अनुसंधान सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक प्रदेश से कितने अलग-अलग क्षेत्रों में देश को योगदान दिया जा रहा है। जी। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यही विविधता सबसे महत्वपूर्ण है। सवाल सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि उनके विशिष्ट क्षेत्र या योगदान से भी बन सकता है। हाँ, ये हो सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि अशोक कुमार सिंह को किस क्षेत्र के विज्ञान में पद्म पुरस्कार मिला, या डॉक्टर श्याम सुंदर का शोध किस बीमारी पर केंद्रित है। ये डिटेल्स ही अंतर पैदा करती हैं। बिल्कुल सही। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत एक लंबी और उबाऊ लिस्ट से शुरू हुई थी, लेकिन अब हमारे पास कहानियां हैं, चेहरे हैं, उनके काम की जानकारी है, और हाँ, कुछ बहुत ही कारगर ट्रिक्स भी हैं। नारायण ने धर्म के राज में, अलका और ममूती ने कोटक बैंक से, और यूपी के राजा ने अशोक और अनिल को। ये वाक्य अब सिर्फ रटने के लिए नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानियां भी हमें याद रहेंगी। यहाँ मैं एक अंतिम विश्लेषणात्मक टिप्पणी करना चाहूंगी। जी। ये पुरस्कार एक तरह से देश का आईना होते हैं। ये बताते हैं कि राष्ट्र किन उपलब्धियों को सराह रहा है। इस साल की लिस्ट में एक संतुलन दिखता है। एक तरफ धर्मेंद्र और अलका याग्निक जैसे लोकप्रिय चेहरों को सम्मानित करके जनभावना का सम्मान किया गया है, तो दूसरी तरफ जस्टिस थॉमस, डॉक्टर श्याम सुंदर और अशोक कुमार सिंह जैसे लोगों को चुनकर, मतलब जो चुपचाप लेकिन ठोस काम करते हैं, उन्हें भी पहचान दी गई है। बिल्कुल। तो एक परीक्षार्थी के लिए सिर्फ नाम नहीं, बल्कि इन श्रेणियों को समझना भी जरूरी है कि योगदान किस तरह का है, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक या आर्थिक। ये एक बेहतरीन नजरिया है, और इसी के साथ मैं श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूं। आज हमने इन पुरस्कारों को याद करने के तरीके खोजे, हमने देखा कि कौन विजेता है, लेकिन ये हमें एक और गहरे सवाल की ओर ले जाता है। ये फैसला होता कैसे है? कौन इन नामों को नामांकित करता है? कौन सी समिति अंतिम चुनाव करती है? इन पुरस्कारों की चयन की प्रक्रिया अपने आप में एक डीप डाइव का विषय है। ये हमें याद दिलाता है कि हर लिस्ट जो हमारे सामने आती है वो एक कहानी कहती है, लेकिन उस लिस्ट को बनाने की प्रक्रिया के पीछे हमेशा एक और कहानी छिपी होती है। उस पर भी कभी सोचिएगा।